नहीं नहीं, मैं ये करेले की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है माँ कि मुझे करेले की सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसका स्वाद कितना कड़वा होता है, फिर भी तुम इससे बना देती हो। इतने दिन से आलू गोभी पनीर खा रहा था ना, एक दिन अगर मैंने करेला बना दिया तो उसे खाने में तुझे क्या आफत आ रही है? ये तेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। चुपचाप इस करेले को खा ले। मैं इस करेले को नहीं खाऊंगा तो मतलब नहीं खाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। देख रहे हो ना आप, ये कितना जिद्दी हो गया है। इसे दुनिया भर का जंक फूड लाकर दे दो तो 2 मिनट में खा जाएगा, लेकिन कुछ हेल्दी खाने को दो तो मुंह चढ़ा लेगा। पापा, अब प्लीज आप मुझे कुछ मत कहना, मुझे ये करेला नहीं पसंद और मैं इसे नहीं खाऊंगा। सोनू टेबल से उठकर मुंह बनाकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसकी माँ शालिनी उसके पापा से गुस्से में कहती है, ये सब आप ही के लाड प्यार का नतीजा है। अभी आपके सामने ही वो नखरे करके बिना खाए चला गया और आपने उसको एक शब्द भी नहीं कहा। अरे तुम जरा शांत हो जाओ शालिनी। अगर मैं उसे डांट कर जबरदस्ती ये खिला भी दूंगा तो अगली बार वो इसे खाने में इतने ही नखरे करेगा। अभी वो बच्चा है, धीरे धीरे जब उसे इन सब्जियों के फायदों के बारे में पता चलेगा तो खुद ही तुमसे इन्हें बनवा बनवा कर खाएगा। आपकी इस सोच को तो आप ही समझो, मुझे तो आपकी बातें समझ ही नहीं आती। शालिनी भी हरीश से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और वहां सोनू अपने कमरे में बैठकर स्कूल बैग से चिप्स निकालकर खा रहा होता है। जो मजा ये आलू के चिप्स खाने में है, वो मजा उस करेले की सब्जी को खाने में कहाँ। भला करेले भी कोई खाने की चीज है क्या? पता नहीं लोग इस सब्जी को अपने खेत में उगाते ही क्यों हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं कभी भी किसी भी खेत में करेले उगाने ही नहीं देता। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है कि अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम किसी को भी खेतों में मुझे उगाने ही नहीं देते। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? तुम्हारे कान नहीं बज रहे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इधर देखो। हे भगवान, इस समय तो मेरे अलावा मेरे कमरे में कोई है भी नहीं, फिर ये कौन मुझसे बातें कर रहा है? तुम नजर घुमाकर इधर देखोगे तभी तो मैं तुम्हें नजर आऊंगा। इधर देखो, इधर। उस आवाज को सुनकर सोनू इधर उधर देखता है तो उसे एक करेला नजर आता है जिसके छोटे छोटे हाथ पैर और 2 आंखें होती हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये कैसा करेला है? इसके तो हाथ और आंखें भी हैं। कहीं तुम कोई भूत तो नहीं हो? देखो, अगर तुम कोई भूत हो तो चले जाओ, चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अरे रुको रुको, पहली बात तो यह है कि मैं कोई भूत नहीं, जादुई करेला हूं। और दूसरी बात यह है कि भूत को पकड़ने के लिए पुलिस कब से आने लगी। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, वो जल्दी जल्दी में मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम जादुई करेले हो तो तुम्हें अपनी जादुई दुनिया में होना चाहिए। तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि तुम हमेशा मेरी बुराई करते हो, बिना बात कही मुझसे नफरत करते हो। मैं तुम्हारे शरीर में जाकर तुम्हें इतना फायदा देता हूं और तुम हो कि मुझे खाना भी पसंद नहीं करते, हमेशा मुझसे दूर भागते हो। तो और मैं क्या करूं? मैं जब भी तुम्हें खाने की कोशिश करता हूं तो तुम्हारे कड़वे स्वाद की वजह से तुम्हें खा ही नहीं पाता। तुम्हें खाते ही मेरा पूरा स्वाद खराब हो जाता है। मैं इतना कड़वा इसलिए हूं क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर की बीमारियों को ठीक करता हूं। जब तक मेरा कड़वापन तुम्हारे शरीर की बीमारियों से नहीं लड़ेगा तब तक वो बीमारी तुम्हारे शरीर से दूर नहीं भागेगी। देखो, तुम मुझे अपनी बातों में मत फंसाओ, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। तुम अब चुपचाप मुझे सोने दो, मुझे सुबह उठकर स्कूल भी जाना है। अगर मैं ऐसे ही तुमसे बातें करता रहा तो सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सोनू अब गहरी नींद में सो जाता है। सुबह उठकर जब वो स्कूल जाता है तो लंच ब्रेक में अपने सभी दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी खेलते खेलते उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो जमीन पर गिर जाता है। गिरने की वजह से उसके पैरों में चोट लग जाती है, लेकिन ग्राउंड में खेल रहे सभी बच्चे उसकी मदद करने की बजाय उसके गिरने पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सबके सामने अपना मजाक उड़ते हुए देखकर सोनू को बहुत बुरा लगता है। तभी जादुई करेला उसके पास आता है। ये सब लोग कितने बुरे हैं, इस समय इन्हें तुम्हारी मदद करनी चाहिए, और ये है कि यहां तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि तुम्हें चोट लग गई है तो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। चलो, मैं तुम्हारी चोट पर अपना जादुई मलहम लगा देता हूं। जादुई करेला अपने हाथों से सोनू के घुटने पर एक जादुई मलहम लगाता है। इस जादुई मलहम को घुटने पर लगाते ही सोनू के घुटने पर लगी चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे ये क्या, तुम्हारे मलहम लगते ही मेरे घुटने की चोट तो बिल्कुल ठीक हो गई। ये तुमने कैसे किया? मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं एक जादुई करेला हूं, मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा, तो क्या तुम क्लास में फर्स्ट आने में भी मेरी मदद कर सकते हो? देखो, अगर तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है तो तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाई करनी होगी।
नहीं तो मैं भी तुम्हारी फर्स्ट आने में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बेईमानी नहीं कर सकता। वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तुम्हें पता है मैं फर्स्ट आने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं जो भी पढ़ता हूँ उसे ठीक से याद नहीं रख पाता, इसलिए एग्जाम में आंसर भूल जाता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम करेला खा लो, उससे तुम्हारा दिमाग तेज होगा और तुम अपनी पढ़ी हुई चीजों को अच्छी तरह याद रख पाओगे। भला ऐसा थोड़ी ना होता है, करेला खाने से मेरा दिमाग थोड़ी ना तेज होगा। क्यों नहीं होगा? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम खुद आजमा कर देख लो। तुम हर रोज खाली पेट करेले का जूस पीना शुरू करो, उससे तुम्हारी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और साथ ही तुम्हारा दिमाग भी तेज होगा। अगली बार जब तुम टेस्ट दोगे तो देखना, तुम्हें अपनी पढ़ी हुई हर एक चीज याद रहेगी। और क्या तुम सच कह रहे हो? मैं कह तो रहा हूं, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम खुद आजमा कर देख लो। जादुई करेले की कही हुई इस बात से सोनू सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है जब जादुई करेला इतना कह रहा है तो मैं एक बार उसकी बात मानकर देख ही लेता हूँ। वो घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आज से मैं हर रोज सुबह खाली पेट करेले का जूस पीऊंगा। तुम कल से मेरे लिए हर रोज करेले का जूस बना देना। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ये तू क्या बोल रहा है? तू और करेले का जूस पिएगा? कहीं तू मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं माँ, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। तुम हर रोज मेरे लिए करेले का जूस बना देना। अपनी माँ को ऐसा कहकर सोनू अपने कमरे में पढ़ने के लिए चला जाता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो उसकी माँ उसके लिए ताजे करेले का जूस बनाती है। सोनू जब उस जूस को पीता है तो वो जूस उसे बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन फिर भी वो जादुई करेले की कही हुई बातों की वजह से मन मारते हुए उस जूस को पी लेता है। अरे वाह बेटा, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। अगर तू रोज इसी तरह करेले का जूस पी लेगा तो मुझे तेरी सेहत की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। हाँ माँ, अब से मैं रोज ही करेले का जूस पीऊंगा। चलो अब मैं स्कूल चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। करेले का जूस पीकर सोनू स्कूल के लिए निकल जाता है। ऐसे वो हर रोज 1 महीने तक खाली पेट करेले का जूस पीता है। तभी उसके एग्जाम भी सर पर आ जाते हैं। इस बार वो जैसे ही अपने एग्जाम देता है तो देखता है कि वो अपनी पढ़ी हुई कोई भी चीज भूला नहीं है, इसलिए वो बहुत अच्छे से एग्जाम देता है। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो वो पूरी क्लास में टॉप करता है। जादुई करेले ने सच ही कहा था कि अगर मैं खाली पेट करेले के जूस को पीऊंगा तो अपनी पढ़ी हुई कोई भी चीज नहीं भूलूंगा। मैं घर जाकर जादुई करेले को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। फर्स्ट आकर सोनू बहुत खुश होता है। वो स्कूल की छुट्टी होते ही अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि कुछ बुरे लोग एक बूढ़े आदमी के पैसे छीनने के लिए उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। तभी सोनू उस बूढ़े आदमी को उन बुरे लोगों से बचाने के लिए वहां पर जाता है। सोनू उनमें से एक आदमी से तो अच्छी तरह लड़ता है, लेकिन तभी पीछे से दूसरा आदमी आकर सोनू को पकड़ लेता है। इतने में ही जादुई करेला वहां पर सोनू की मदद करने के लिए आ जाता है। वो अपने जादू से उन दोनों की बुरी तरह पिटाई करता है। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद वो दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तुम सही समय पर आकर मेरी मदद ना करते तो वो दोनों बदमाश जो है मुझसे मेरे सारे पैसे छीन कर भाग जाते। कोई बात नहीं अंकल, ये तो हमारा फर्ज था। उन दोनों का शुक्रिया अदा कर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। तभी सोनू जादुई करेले से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम जब भी मुसीबत में होते हो तो मुझे अपने आप पता चल जाता है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम क्लास में फर्स्ट आए हो। मैंने तुमको कहा था ना, करेला खाओगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। हाँ दोस्त, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो खामखा तुमसे इतनी नफरत करता था, पर अब मुझे समझ में आया कि तुम कितने अच्छे हो। अब मैं कभी भी करेला खाने में नखरे नहीं करूंगा, बल्कि खुशी खुशी करेले की सब्जी को खाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, सोनू तो समझ गया कि करेला उसकी सेहत के लिए कितना अच्छा है, और आप भी मेरे यानी करेले के फायदों के बारे में समझ ही गए होंगे। आज से आप भी कभी करेला खाने के लिए नखरे मत करना और सोनू की तरह क्लास में फर्स्ट आना। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम के गांव में रमेश अपनी पत्नी सुजाता और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वैसे तो रमेश की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई औलाद नहीं थी, जिस कारण वो बहुत परेशान रहते थे। सुजाता, तुमने आरती की थाली तैयार कर दी है क्या? मुझे पूजा पाठ करके काम पर जाना है। हाँ जी, ये लीजिए। रमेश आरती की थाली लेकर भोले बाबा के मंदिर जाता है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनसे हर रोज की तरह वही प्रार्थना करता है। हे भोलेनाथ, मैं गरीब हूं, इस बात से मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मुझे इस बात से शिकायत है कि आपने अभी तक हमें एक औलाद का सुख नहीं दिया। मेरी माँ की बूढ़ी आंखें अपने पोता पोती को देखने के लिए तरस गई हैं। उनके इस जीवन में
उन्हें उनके पोता पोती के साथ खेलने का सुख दे दीजिए। हमारी सूनी गोद भर दीजिए भोलेनाथ। हर रोज की तरह ये प्रार्थना करके रमेश भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर अपने काम पर चला जाता है। रमेश एक किसान था। वो अपने खेत में अलग अलग सब्जियों की खेती किया करता था। फिर उन सब्जियों के उगने के बाद वो बाजार में उन्हें अच्छे दाम पर बेच दिया करता था। इस बार तो खेत में बहुत ही अच्छी सब्जियां उगी हैं। इस बार इन सब्जियों को बेचकर मेरी अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। इस बार मैं पैसे आते ही घर की मरम्मत करवाऊंगा और माँ के घुटनों का इलाज भी करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये सारी सब्जियां तोड़ लेता हूं, नहीं तो ये सब खराब हो जाएंगी। रमेश खेत से सारी सब्जियों को तोड़कर बाजार जाता है। शाम तक उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। आज बहुत दिनों बाद मेरी कमाई इतनी अच्छी हुई है। आज माँ और सुजाता के लिए एक डिब्बा मिठाई ले जाता हूँ, दोनों बहुत खुश होंगी। रमेश मिठाई वाले से एक डिब्बा मिठाई लेकर अपने घर जाता है। वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ और सुजाता उसे बहुत ही खुश नजर आती हैं। क्या बात है, आज तो दोनों सास बहू बहुत ही खुश हो। कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? बस कुछ ऐसा ही समझ ले बेटा कि भगवान ने हमारी लॉटरी लगा दी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, तू हर रोज भोले बाबा के मंदिर में जाकर जो मन्नत मांगता था, आज उन्होंने वो पूरी कर दी। कुछ ही दिनों में अब हमारे घर में भी एक नन्हा मेहमान मेरी गोद में खेलेगा। क्या कहा? क्या ये सच है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में ऐसा है? अरे हाँ बेटा, बहू इसके लिए एक गिलास पानी ले आ, नहीं तो खुशी के मारे ये यहीं बेहोश हो जाएगा। सुजाता, तुम मेरे साथ सुबह भोले बाबा के मंदिर चलना। हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना है। आखिरकार उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुन ही लिया। सच कहते हैं जी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। भले ही देर से सही, पर भगवान ने हमारी झोली में खुशियां दे ही दी। इस खबर से सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह सुजाता तैयार होकर रमेश के साथ भोले बाबा के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और धीरे धीरे सुजाता की डिलीवरी का समय भी नजदीक आने लगता है। तभी सुषमा नहाने के लिए पानी गर्म करती है, लेकिन वो जैसे ही रॉड का स्विच बंद करने जाती है, वैसे उसे जोरदार करंट लगता है। पर ठीक समय पर लाइट जाने के कारण वो नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज सुनकर उसकी सास तुरंत ही उसे बाथरूम से बाहर लेकर आती है। हे भगवान, ये मेरी बहू को क्या हो गया? ये होश में क्यों नहीं आ रही? सुषमा बहुत बार अपनी बहू के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है, लेकिन उसकी बहू होश में नहीं आती, जिस वजह से सुषमा बहुत डर जाती है। वो अपने बेटे को फोन करके उसे सब बताती है। रमेश भागते दौड़ते हुए जल्दी से घर पर आता है और सुजाता को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा ठीक तो है ना? उनको कुछ हुआ तो नहीं? देखिए, आपकी पत्नी को बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। शुक्र मानिए कि भगवान की दया से आपकी पत्नी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन बदकिस्मती से हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर जहां उन दोनों को उस बच्चे को खोने का गम था, वहीं दूसरी ओर भगवान का ये शुक्र भी था कि इतनी तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद भी सुजाता की जान बच गई। अगले दिन डॉक्टर ने सुजाता को अस्पताल से डिस्चार्ज किया। वो सुजाता को घर लेकर आए और उसकी अच्छी तरह देखभाल की, लेकिन सुजाता के मन में तो बस अपने बच्चे को खोने का दुख था। इस दुख में वो बहुत उदास रहने लगी और धीरे धीरे उसकी सेहत भी ढलने लगी। बहू, मैं कितने दिनों से देख रही हूं कि तू ना तो ठीक से कुछ खाती है, ना ही किसी से बात करती है। मैं समझ सकती हूँ कि अपने बच्चे को खोने का दुख क्या होता है। मैंने भी इलाज के अभाव में अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को खोया था, इसीलिए तेरा दुख मैं समझ सकती हूँ बेटा। तुझे किसी न किसी तरह इस सब से बाहर निकलना होगा, वरना तुझे बहुत परेशानी होगी। ले, ये खाना खा ले बेटा, तू सुबह से भूखी है और तूने तो कल रात को भी कुछ नहीं खाया। मैं ये खाना कैसे खाऊं माँ जी? खाने का एक निवाला भी मेरे गले से नहीं उतरता। मैंने आज तक भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अब मैं भगवान से कभी कोई बात नहीं करूंगी। जब उन्हें यही करना था तो उन्होंने मुझे उस बच्चे की खुशी क्यों दी? बेचारा वो बच्चा तो इस दुनिया में जन्म लेने से पहले ही खत्म हो गया। इतना कहते हुए सुजाता अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। वहीं दूसरी ओर रमेश भी अपने खेत में बैठा बहुत परेशान था। वो भी खेत में बैठा हुआ भगवान से यही शिकायत कर रहा था कि तभी उसे एक गाय के रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाय किसी गहरे दर्द के कारण रो रही हो, लेकिन ये आवाज आ कहां से रही है? रमेश इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर देखता है तो उसे अपने खेत से कुछ दूरी पर एक गाय दर्द से बिलखती हुई नजर आती है। अरे, वो रही वो गाय। मुझे उसके पास जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। रमेश उस गाय के पास जाकर देखता है तो वो गाय एक बछड़े को जन्म दे रही होती है, जिस कारण उसे गहरी पीड़ा हो रही होती है। रमेश उसकी हालत देखकर उसके सर को प्यार से सहलाता है। ऐसे लाड मिलने के कारण
वो गाय थोड़ी शांत होती है। कुछ देर बाद वो एक सुंदर से बछड़े को जन्म देती है। अपने बछड़े को अपने सामने देखकर वो गाय बड़े ही स्नेहपूर्वक उसे अपनी जीभ से चाटकर साफ करने लगती है। उस गाय को अपने बछड़े के साथ देखकर रमेश को अपने बच्चे की याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर वो हादसा न हुआ होता तो आज मैं भी अपने बच्चे के साथ ऐसे ही लाड करता। काश हमारे जीवन में फिर से वो खुशी आए और हमें माता पिता बनने का सौभाग्य मिले। प्यारी गाय, तुम मेरे साथ चलो। अभी तुम्हारा बछड़ा बहुत छोटा है, इसलिए उसे बाहर ठंड लगेगी। मैं तुम्हें अपने गोदाम में ले चलता हूं। तुम वहां अपने बछड़े के साथ आराम से रहना। मैं वहां पर तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम भी कर दूंगा। रमेश की बात सुनकर गाय हाँ में सिर हिलाती है। रमेश अपने गोदाम में उन दोनों के लिए एक गर्म कपड़ा बिछा देता है। वो गाय को खाने के लिए घास फूस और चारा लाकर उसके पास रख देता है। अब मैं चलता हूं, तुम अपने बछड़े का अच्छी तरह ध्यान रखना। रमेश घर जाकर उन दोनों को उस गाय और बछड़े के बारे में बताता है। अब रमेश के साथ सुजाता भी गोदाम में जाकर उन दोनों गाय बछड़े की देखभाल करने लगती है। वो गाय उन दोनों के निस्वार्थ प्रेम के भाव से बहुत ही खुश होती है। तभी एक दिन वो सुजाता से कहती है, सुजाता, मैं जानती हूं कि मेरे बछड़े को देखकर तुम्हें अपने बच्चे की याद आती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें भी जल्दी से मां बनने का सुख देगा। अरे, तुम तो बोलने वाली गाय हो, क्या तुम कोई जादूगरनी हो? अगर तुम मुझे जादूगरनी कहना चाहो तो कह सकती हो। तुमने मेरी इस परिस्थिति में मेरा और मेरे बछड़े का बहुत ध्यान रखा है, इसलिए मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। वो गाय अपनी आंखों को बंद करती है कि तभी उसके सामने लाल लाल चुकंदरों से भरी हुई एक टोकरी आ जाती है। वो उन चुकंदरों की तरफ इशारा करते हुए सुजाता से कहती है, सुजाता, ये जादुई चुकंदर है। तुम हर रोज इस टोकरी में से एक चुकंदर को खाना। जब तक तुम 1 महीने तक इन चुकंदरों को खाओगी तो अगले महीने तुम्हें एक खुशखबरी मिलेगी। सुजाता उन चुकंदरों को अपने साथ घर ले जाती है। गाय के कहे अनुसार ही वो उन चुकंदरों में से हर रोज एक एक चुकंदर खाती है। तभी 1 महीने बाद उसे पता चलता है कि वो फिर से गर्भ से है। वो ये खुशखबरी अपने घर वालों को सुनाती है और साथ ही उन सभी को उस गाय के बारे में भी पूरी बात बताती है। धीरे धीरे उस गाय का बछड़ा भी बड़ा हो जाता है। साथ ही सुजाता की डिलीवरी का समय भी नजदीक आ जाता है। कुछ दिनों बाद वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। भगवान के आशीर्वाद से आज हम इस प्यारी सी बच्ची के माता पिता बन गए। ये सब उस गाय और उस जादुई चुकंदर का कमाल है। सच कहा जी। अगर उस दिन आप उस गाय और उस बछड़े को गोदाम में न लेकर आते तो शायद ये खुशी हमें कभी नसीब ही नहीं होती। उस गाय के दिए हुए जादुई चुकंदरों के कारण ही हमें ये सौभाग्य मिला। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी का नामकरण भी वही करे। सुजाता अपने पूरे परिवार के साथ उस गाय के पास जाती है और उस गाय को अपनी बेटी का नामकरण करने को कहती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी का नाम रखूं तो मैं इसका नाम नंदिनी रखूंगी। भगवान तुम्हारी बेटी को हमेशा सलामत रखे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी गाय। तुम्हारे जादुई चुकंदरों के कारण आज हमें इतनी प्यारी बेटी नसीब हुई है। ये सब तो बस तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने मेरे बुरे समय में मेरी मदद की, इसलिए तुम्हारे अच्छे कर्म वापस मुड़कर तुम्हारे पास आ गए। गाय के कहने पर सुजाता अपनी बेटी का नाम नंदिनी रखती है। वो जैसे ही अपने परिवार के साथ घर वापस आती है तो देखती है कि उसके घर के सामने एक बहुत बड़ा चुकंदर का खेत है, जहाँ के सभी चुकंदर उससे बात करते हैं। उसके घर के सामने एक जादुई चुकंदरों का खेत बन जाता है। तभी उनमें से एक जादुई चुकंदर उसके पास आता है। रुको रुको, तुम्हारी ये बेटी इस पुराने घर में नहीं जाएगी। मैं इसके लिए एक नया घर बनाऊंगा। जादुई चुकंदर अपने जादू से उसके लिए एक नया घर बनाता है, जहां जादुई चुकंदर उनके घर में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। जहां सुजाता अपनी बेटी और अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए खुशी खुशी रहती है।